नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं इकाई नंबर 5, स्वराज्य की नींव। सबसे पहले इस एकांकी के लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर ज़िले के मीरनपुर गांव में हुआ था। तो आपको उनका जो जन्म है वो मीरनपुर गांव में हुआ था, इतना ही याद रखना है। चलिए, उसके बाद इनके लिए एक आईएमपी प्रश्न यही बनता है कि उनकी एक एकांकी का नाम बताइए। तो अशोक, यह एक एकांकी संग्रह है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद वह बहुत चर्चित हुए और हिंदी साहित्य जगत में उनकी पहचान बनी। तो किसके जरिए बनी? तो उनकी एक जीवनी है, आवारा मसीहा, जिसमें शरद चंद्र नाम का एक पात्र है। उसकी जीवनी है, यानी कि जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक की कथा है। तो हिंदी साहित्य जगत में वे ख्यातनाम हुए तो इसी कृति के कारण आवारा मसीहा, जो शरद चंद्र की जीवनी है। तो आपको उनके लिए ये 3 बातें याद रखनी है। उनका जन्म मीरनपुर गांव में हुआ था। उनका एकमात्र एकांकी संग्रह है जो काफ़ी चर्चित है, वह है अशोक। और आवारा मसीहा वह एक जीवनी है और उस जीवनी का मुख्य पात्र शरद चंद्र है। चलिए, अब चलते हैं सीधा एकांकी की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एकांकी किसे कहते हैं। तो जिस में एक ही अंक होता है, यानी कि एक अंक में पूरी कथा समाप्त हो जाती है और सभी पात्र एक ही कथा में, एक ही अंक में अपने विचार, अपना उद्देश्य प्रकट करते हैं, तो उसे कहते हैं एकांकी। तो दोस्तों, यह नाटक का ही एक उपभेद है। नाटक में एक से ज़्यादा अंक होते हैं, जबकि एकांकी, देखिए, एक वत्ता अंकी, एक अंक, तो जिसमें एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। तो आपको परीक्षा के लिए ये भी याद रखना है कि स्वराज्य की जो नींव है उसका साहित्यिक प्रकार क्या है। तो एकांकी। उसके लेखक पूछे जाए तो विष्णु प्रभाकर जी। चलिए, अब सीधा चलते हैं एकांकी में। तो यह जो एकांकी है वो हमें क्या बताना चाहती है, हमें किसकी याद दिलाती है? तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने का, स्वतंत्रता दिलाने का सबसे पहला संग्राम हुआ, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, और वह संग्राम पहला ही था। तो 1857 में उसकी शुरुआत हुई। उसमें कई ऐसे राजा, महाराजा, रानियाँ, कई नेता आदि लोग उसमें शामिल थे। उसमें भी एक अमर पात्र, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसने क्या त्याग किया, कैसा बलिदान दिया, और अपनी झांसी को बचाने के लिए उसने फिरंगियों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने जो संघर्ष किया और अंत तक उसने जो लड़ाई की, उसका जिक्र
1857 में हमें मिलता है, उसकी कथा हमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में से प्राप्त होती है। इस एकांकी में क्या है, तो इस एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई कैसा त्याग करती हैं और उसके जो आदर्श और उच्च विचार है, साथ ही साथ वह अकेली रहकर जो संघर्ष करती हैं उसका निरूपण है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी एकांकी में 3 स्त्री पात्र आते हैं। पहला मशहूर नाम है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है जूही और तीसरा है मुंदर। तो स्वराज्य की जो नींव रखनी होती है, उस नींव को, बुनियाद की शुरुआत करने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है। देखिए, नींव के पत्थर मतलब किसी खास काम कार्य के लिए शुरुआत करना हम कह सकते हैं। તો આપણે જેને કહીએ છીએ પાયો નાખવો। મિત્રો, જ્યારે ઘર બનતું હોય છે અને ઘર બનતું હોય ત્યારે જે સૌથી પહેલી નીચે ઈંટ મૂકવામાં આવે છે એ પાયાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે। જો પાયો કાચો હોય, અધકચરો હોય તો મકાન ધરાશયી થઈ જાય છે। એવી જ રીતે स्वतंत्रता, तो चलते थोड़ा हिंदी में। अब उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में ये जो रानी लक्ष्मीबाई है आदि स्त्री पात्र हैं, वो सभी नींव के पत्थर हैं, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य की, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करते हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ। कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो त्याग दिया, संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, उसके कारण उनको झांसी नहीं मिली, अपना स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस यानी कि लोगों में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो इसका एकांकी के जो भी पात्र हैं वो नींव का पत्थर बनना चाहते हैं। भले ही स्वतंत्रता ना मिले, लेकिन उनके जो आदर्श और उच्च विचार यह है कि हम नींव का पत्थर बनकर देश की जनता में नव जागरण लाएंगे, नव चेतना लाएंगे और स्वराज्य के प्रति उनको आगे बढ़ाएंगे। यही वह अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। वही अपने जीवन का लक्ष्य व उद्देश्य समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब एकांकी की ओर चलते हैं। इस एकांकी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही। लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर, यह 3 स्त्री पात्र हैं। तात्या, यह जो है वह सेनापति है, तात्या टोपे, आपने नाम भी सुना होगा। उसके बाद रघुनाथ राव है, सेना नायक भी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। देखिए, रंगभूमि जहाँ पर एकांकी या नाटक पेश किए जाते हैं उसे रंगमंच कहते हैं। तो युद्ध रंगमंच पर भी यदि आप एकांकी या नाटक दिखा रहे हैं तो उसमें भी युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। देखिए कैंप, देखिए तो बम्बू और जो पर्दे होते हैं और तंबू लगाकर जो खड़ा किया जाता है उसे कैंप कहते हैं। दोस्तों, कैंप अलग अलग प्रकार के होते हैं। सेवा केंद्र का कैंप होता है, पैदल चलने वालों का कैंप होता है, खाने पीने की जो सामग्री रखी जाती है और जिसमें विश्राम किया जाता है वैसे भी कैंप होते हैं। तो कैंप अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार चौराहे पर या तो सड़क पर या तो खुले मैदानों में, खुली जगह पर ऐसे तंबू लगाकर कैंप खड़े किए जा सकते हैं। तो कैंप कहीं लगा हुआ था। यह सैनिक दलों का कैंप था। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। तो ये सब दृश्य रंगमंच पर बताए गए हैं।
पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था यानी कि स्थिति, उत्तेजित यानी कि क्रोधित अवस्था में मंच पर यानी कि रंगमंच पर प्रवेश करती है। देखिए अब यहाँ से जैसे ही पर्दा उठता है एकांकी की शुरुआत होती है और जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो अपना किरदार निभाने के लिए रंगमंच पर आ जाती है और अपनी उत्तेजित यानी कि क्रोधित अवस्था में, अवस्था यानी कि स्थिति में मंच पर प्रवेश करती है। अब देखिए जूही ये जो है उनकी सखी है, दोनों लाल कुर्ती में सैनिकों की वेशभूषा में हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई और जूही दोनों ने लाल कुर्ती पहनी हुई है। तो याद रखना है आपको, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जूही और रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी कुर्ती पहनी हुई है, तो लाल। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। तो देखिए लक्ष्मीबाई कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया। झांसी ये प्रदेश है, कालपी प्रदेश है, ग्वालियर प्रदेश है, कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। देखिए मंजिल यानी कि लक्ष्य। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी स्थिति को बयां कर रही हैं कि जो झांसी थी, कालपी थी, ग्वालियर थी, कहाँ गई। तो यह जो मंजिल है यानी कि उसको प्राप्त करने की जो मंजिल थी, जो ध्येय था, वह पास आकर ही हर बार दूर चला जाता है। स्वराज्य को आते हुए देखती हुई, यानी कि स्वराज्य मतलब स्व मतलब अपना राज्य, अपना प्रदेश, अपना देश को पास आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। देखिए अड़ जाना यानी कि रुकावट डालना, बाधा पैदा करना। तो जैसे ही अपना प्रदेश प्राप्त करना चाहते हो तो क्षण भर यानी कि थोड़े से समय में हिमालय जैसी बाधाएं बीच में आ जाती है। देखिए उसे पार करती हुई यानी कि हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बाधाओं को पास करती हुई यानी कि पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। देखिए यहाँ पर थपेड़े मारने का अर्थ यहाँ पर लेना है कि समस्याओं का तेज़ी से आगे आना। देखिए जो लहरें होती हैं, ये लहरें महासागरों में होती है। तो यहाँ पर थोड़ा प्राकृतिक दृश्य लेखक ने अंकित किया है कि जैसे ही हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करती हूँ तो साथ ही साथ लहरें उठती है और ऐसी लहरें जो समस्याएं पैदा करती हैं। देखिए अब बता रही है कि इन लहरों का भी सामना करती हूँ, उनसे जूझती हूँ यानी कि लड़ती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नाविक का अर्थ लेना है अपने राज्य के जो सैनिक हैं, तो जिसके जरिए युद्ध जीता जा सकता है, झांसी, कालपी, ग्वालियर हासिल किया जा सकता है, वही दिलाने वाले जो नाविक है यानी कि जो युद्ध लड़ने वाले सैनिक हैं वे सो जाते हैं। देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो, देखिए जहाँ पर आकाश और धरती मिलन की जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्षितिज कहते हैं, इसे याद रखना। तो यहाँ पर जूही को क्षितिज पर देखने के लिए कहती है कैसी लपलपाती हुई लपेटे उठ रही है। देखिए आग की ज्वाला उसे कहते हैं लपटे। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, धूम घटाओं से यानी कि धुआं उठ रहा है और सारा आकाश उसमें छाया हुआ है। प्रलय यानी कि विनाश की भूमिका है। तो जो वातावरण है जिसे हम बैकग्राउंड कहेंगे, जो सारा जो वातावरण है वो विनाश का, प्रलय का है। लेकिन राव साहब है, देखिए यह जो राव साहब हैं वह उनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने संधि की है, उनसे जुड़े हुए हैं, ये राजा है। तो लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। मशगूल यानी कि तल्लीन, रक्तमंडल यानी कि लहू का मंडल। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर लहू बह रहा है, सैनिक मर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो ये राव साहब हैं, राजा जी हैं,
वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में तल्लीन है, मशगूल है। तो रानी लक्ष्मीबाई अपनी जो बातें हैं वो जूही को इस प्रकार बताते हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। सहसा यानी कि अचानक। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। देखिए बीच में जूही कुछ कहना चाहती है फिर, लेकिन फिर से महारानी बोल उठती है। क्या बोल उठती है? जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी, देखिए, कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेले हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। देखिए यह जो जूही के सामने यह जो रानी लक्ष्मीबाई ने बात बताई, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मरते दम तक अपनी जो झांसी है, अपना झांसी का जो प्रदेश है, अपना जो राज्य है, वो अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी। तो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में और तीव्र अवस्था में वह जूही को बता रही है कि झांसी मेरे हाथ से निकल गई, नहीं 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 नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग हूँ और मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूल सकती। मैं अकेली हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, तो क्या हुआ, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। हर हालत में मैं अंग्रेज़ों को झांसी नहीं दूंगी। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो अगर हम मिलेंगे तो हम आपको समझा देंगे। जो जो बात समझ में नहीं है उसे आप नोट करके रखिए, हम जब मिलेंगे तो आपको समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।